नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले कुछ समय से बहुत सारे विद्यार्थियों का इस तरह से बार बार पूछना रहता है, कभी कमेंट्स के माध्यम से, कभी एसएमएस से, कि आखिर हम जो समय हमारे पास में है उस समय को किस तरह से मैनेज करते हुए एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। विशेष रूप से अभी इस वीडियो का उद्देश्य उन विद्यार्थियों के लिए या उन प्रतियोगियों के लिए मेरा है जो पहली बार ग्रेड सेकंड, फर्स्ट, रीट या थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य परीक्षाएं भी यदि आप दे रहे हैं, चाहे वो पटवार हो, कांस्टेबल हो, आरएस हो, कोई सी भी परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये उपयोगी है, लेकिन विशेष रूप से उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। पहले भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और अगर उन लोगों को तैयारी और मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली है या पूरे परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिली है, तो हो सकता है उनका तैयारी का तरीका कुछ और हो। तो वे लोग भी जो है इस वीडियो को देख कर के किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए उस बात को जानने का प्रयास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी जिन बातों को हम कुछ मिनटों में करेंगे, अगर उन बातों को आप लोग ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं और उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी को शुरू करते हैं तो शायद आप लोग अपनी सफलता को निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। और कई बार क्या होता है कि हम लोगों के अंदर एक जज्बा तो होता है मेहनत करने का, एक पूरा हमारे अंदर भाव भी होता है, सफल होंगे इसके लिए हम पूरी ऊर्जा के साथ में काम भी करते हैं, कई घंटे पढ़ाई को भी देते हैं, लेकिन पढ़ने का हमारा तरीका जो होता है वो ठीक नहीं होता है, हम जिस पैटर्न से तैयारी करते हैं वो सही नहीं होता है। तो इसलिए हमें एक बार के लिए इस पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है। मैं अभी इस वीडियो को बनाने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कई बार मैंने विद्यार्थियों को जब इस तरीके को बताया और उन विद्यार्थियों ने इस तरीके को अपनाया तो उनमें से कई लोगों का लौट कर जवाब आया कि उन्होंने इसी तरीके से जब तैयारी की तो सफलता उनको मिल कर के रही या वो सफल हो गए। पहले भी उन्होंने तैयारी की थी लेकिन उनका तरीका अलग प्रकार का था, तब वो इसमें सफलता को प्राप्त करने से वंचित रहे। जब इस तरीके को अपनाया तो उनको सफलता मिली। इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ तो खास है ही जो हमें एक अच्छी तैयारी या मजबूत तैयारी की दिशा प्रदान करता है। यहाँ पर हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले दो बिंदु है आज के हमारे इस वीडियो में, क्या और कैसे पढ़ें। क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो क्या पढ़ें का मतलब हमें सबसे पहले ये ज़रूरत है दोस्तों कि हम जो तैयारी करेंगे परीक्षा की, उस परीक्षा के लिए हमारे पास में विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई एक गाइड खरीद लेते हैं बढ़िया सी जो उसको अच्छी लगती है, उससे तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग मानक पुस्तक खरीद लेते हैं, उससे तैयारी शुरू कर लेते हैं। कुछ लोग मॉडल पेपर्स ही लेकर के उनको हल करते रहते हैं। हमें क्या करना है, अगर हमें तैयारी करके केवल परीक्षा देनी है तो कैसे भी कर लें, लेकिन तैयारी करके एक मेहनत के साथ में, अच्छी तैयारी के साथ में सफल भी होना है तो सामान्य विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी का अपना तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मैं एक सामान्य विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ। एक सामान्य विद्यार्थी क्या करे, कैसे करे, किस तरह का व्यवहार करे तैयारी में कि उसको सफलता मिल ही जाए। तो यहाँ सबसे पहला तो वो क्या करे, क्या पढ़े। तो इसके लिए दोस्तों बात करें हम क्या पढ़े का जवाब ये है कि वो चार चीज़ें सबसे पहले अपने पास में लें। पहले नंबर पर एक कोई भी गाइड जो उसको बहुत अच्छी लगती है वो गाइड उसको लेनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं गाइड की बात क्यों कर रहा हूँ, अभी मैं इन सब के पीछे कारण बताने वाला हूँ कि गाइड क्यों लेनी है। दूसरे नंबर पर NCERT और RBSC जो भी हमारे पुस्तकें हैं, NCERT और RBSC से जुड़ी हुई छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की, उन पुस्तकों में जो उपलब्ध आपके पास में वो उपलब्ध नहीं है तो आजकल तो मार्केट में इन बुक्स के सार के रूप में भी बहुत सारे राइटर्स ने अपनी किताबें निकाली है, बहुत सारे लोगों ने संग्रह भी किया इनका, तो वो भी आप ले सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप वो किताबें ही लें, क्योंकि कई विद्वान साथियों ने बहुत अच्छे से उनको एक सार रूप में भी प्रस्तुत किया है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो गाइड लें। इसके बाद में NCERT और RBSC की जो पुस्तकें हैं
वो या उनके सार की कोई पुस्तक उपलब्ध है तो वो लें। इसके बाद में मानक पुस्तक, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसकी कम से कम एक मानक पुस्तक हमारे पास होनी चाहिए, कम से कम एक मानक पुस्तक होनी चाहिए। और इसके बाद में पुराने पेपर। दोस्तों ये चार चीज़ें अगर किसी प्रतियोगी के पास में सबसे पहले नहीं है तो मेरा ये मानना है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो सकती। अगर आप लोगों को वास्तव में एक अच्छी तैयारी करनी है, सफलता वाली तैयारी करनी है, जीत वाली तैयारी करनी है, तो आप लोगों को सबसे पहले ये चार चीज़ें लेनी है। ये उन प्रतियोगियों के लिए मैं फिर से बता देता हूँ जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं, रीट या थर्ड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, या अन्य प्रकार की, चाहे वो आरएस की परीक्षा हो, पटवार की हो, कांस्टेबल की हो, किसी भी तरह की परीक्षा हो दे रहा है, सबसे पहले उनको क्या करना है, ये चार चीज़ें उनके पास में होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, गाइड कोई सी भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि आप उसी पब्लिकेशन की या उसी राइटर की गाइड लें, कोई सी भी ले लीजिए जो आपको अच्छी लगे, जो आपके मित्र लोगों से या कोई भी आपका जानकार उससे पूछें, वो बताता है कि ये वाली ठीक है, तो ठीक ठाक कोई भी एक गाइड ले लीजिए। गाइड बहुत महंगी लेने की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल गाइड, अच्छी सी गाइड जो ठीक ठाक चलती हो, लोगों के बीच में थोड़ी उसकी छवि हो, वो आप ले लीजिए। गाइड क्यों लेनी है? गाइड जो लेनी है उससे दोस्तों हमें पैटर्न का पता लगता है। गाइड हमें किसके बारे में जानकारी देती है कि परीक्षा में आखिर पैटर्न क्या रहता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो ये पता चलता है। एक इसके अंदर हमें दिशा बोध होता है, जो परीक्षा हम देने जा रहे हैं उसका दिशा बोध हमें होता है। तो दिशा बोध के लिए और पैटर्न के लिए हमें गाइड को लेना जरूरी है। गाइड को लेना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि हमें उससे आइडिया होता है, हमारे मन में, मस्तिष्क में कई तरह की शंकाएं होती हैं, उनका समाधान मिलता है। बशर्ते गाइड आपके पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी गई हो, भले गाइड में से कोई प्रश्न नहीं आए। और मेरा ये मानना है कि 95% टाइम गाइडों में से बहुत सारे प्रश्न नहीं आते, कुछ प्रश्न नॉर्मली मिलना स्वाभाविक बात है, लेकिन 95% टाइम ऐसा ही होता है कि गाइड में से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। गाइड केवल अपने को एक सहारा देती है, एक संबलन देती है, एक दिशा बोध देती है, एक पैटर्न के बारे में बताती है कि किस तरह की परीक्षा होगी, किस तरह के उसके अंदर प्रश्न आ सकते हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ये आइडिया उससे हमें मिलता है। उसके बाद में ये है दोस्तों एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स हैं, या इनका कोई सार रूप में कोई पुस्तक आपको मिल जाती है, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है, वो मिल जाती है। तो वो पुस्तकें जो है आपके लिए आधार प्रकट करेगी, यानी आपकी जो पढ़ाई है उसका मूल आधार है। मैं ये कहता हूँ आधार ही नहीं, इसको आप मूल आधार कहें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, यानी ये आपकी तैयारी का मूल आधार है। सबसे बेहतर रिजल्ट उन्हीं लोगों के पिछली परीक्षाओं में देखे गए हैं जिन्होंने एनसीईआरटी और आरबीएससी को महत्व दिया है, उनको ध्यान से पढ़ा है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहले नंबर पर यदि हम बात करें तो जो तथ्य होते हैं उनकी सकारात्मक रूप से जानकारी हमें मिल जाती है, और दूसरे नंबर पर हमारी अवधारणात्मक चीज़ें होती हैं, क्योंकि आजकल परीक्षा में अवधारणात्मक चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाने लगी है, और उस अवधारणात्मक जानकारी को, चीज़ों को स्पष्ट करने में, हमारी अवधारणात्मक समझ को बढ़ाने में एनसीईआरटी की बुक्स जो है बहुत योगदान देती है। इसलिए हमें अवधारणात्मक चीज़ों को समझने के लिए या अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए, इसके अलावा मूल रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल एनसीईआरटी और आरबीएससी को बेस बना करके, उसके लिए हमें ये पढ़ना ही पढ़ना है। यानी कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे यदि कोई वंचित रह गया तो इसका मतलब ये है कि वो तैयारी कर रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इसलिए ये हमारे पास होना ही होना चाहिए। इसके बाद में देखिए मानक पुस्तक। दोस्तों एनसीईआरटी की बुक्स के बाद भी हमारे पास में हर विषय के लिए कोई मानक पुस्तक होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी मानक पुस्तकों, छोटी छोटी पुस्तकें आजकल खूब मिलती है जो कई प्रकार के पब्लिकेशन से भी आती है। इसके अलावा जो है हमारे विभिन्न प्रकार के दूसरे जैसे साहित्य अकादमी वगैरह होती है, उनसे भी वो प्रकाशित होती है।
इन पुस्तकों को लेना बहुत आवश्यक है। जैसे कोई भी पुस्तक, कोई भी एनसीईआरटी की पुस्तक, गाइड वगैरह आपके पास में है, तो भी आप लोगों के पास में राजस्थान इतिहास है मान लीजिए, तो राजस्थान इतिहास की कोई मानक पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। है भूगोल है तो भूगोल की कोई मानक पुस्तक आपके पास में होनी चाहिए। राजनीति विज्ञान है तो राजनीति विज्ञान को लेकर के आपके पास में कोई अच्छी सी मानक पुस्तक होनी चाहिए। है अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र को लेकर के आपके पास में कोई अच्छी सी मानक पुस्तक होनी चाहिए। मतलब मानक पुस्तक का अपना एक विशेष महत्व है, जो आप सब अच्छे से जानते हैं। जिन्होंने पहले परीक्षा दी है वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं वो भी इस बात को जान लें कि मानक पुस्तक बहुत मायने रखती है। हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना सही है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए मानक पुस्तक योगदान देती है। जब हम एनसीईआरटी की बुक में या किसी गाइड के अंदर कोई चीज़ पढ़ते हैं और हमें संदेह होता है कि ये कहीं गलत तो नहीं है, तो मानक पुस्तक उस जगह पर हमारी मदद करती है और हमारे ज्ञान को जो है प्रमाणित करती है, हमें एक आत्मविश्वास देती है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है। तो मानक पुस्तकों का सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में फिर हमारे पास में पुराने पेपर्स दोस्तों, जितनी परीक्षाएं अब तक हो गई है, मतलब कम से कम 2-3 परीक्षाओं के पेपर तो आपके पास में होने ही चाहिए। 2-3 परीक्षाओं के पेपर तो आपके पास हो। अच्छा कोई कहे कि कोई परीक्षा पहली बार हो रही है, तो ऐसा नहीं है। कुछ परीक्षाएं ऐसी हो सकती है जो पहली बार होती है, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाएं, जैसे हम बात कर रहे हैं, रीट की परीक्षा है, ग्रेड 2 की परीक्षा है, ग्रेड 1 की परीक्षा है, 3rd ग्रेड की परीक्षाएं हैं, ये बहुत बार हो चुकी है। कांस्टेबल की बहुत बार हो चुकी है, आरएस की हो चुकी है, पटवार की हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हमें पीछे की परीक्षाओं के बहुत सारे पेपर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2-3 परीक्षाओं के तो आपको लेने ही है। अब दोस्तों 2-3 परीक्षाओं के, पिछली परीक्षाओं के पेपर आपने ले लिए, ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपको अपने पास में एकत्रित करनी है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगला कदम हमारा क्या होना चाहिए? ये सब कुछ लेने के बाद, ये लेने के बाद आप लोगों को अपने पाठ्यक्रम को लेना है। ये सारी चीज़ें लेने के बाद क्या लेनी है आपको? आपका जो पाठ्यक्रम है वो लेना। अब पाठ्यक्रम लेकर क्या करना है? पाठ्यक्रम लेकर के अपनी इन सभी किताबों में से जो 3 तरह की पुस्तकें आपके पास में हैं, इन तीनों में उस पाठ्यक्रम का मिलान करना है कि इन तीनों के अंदर मिला करके हमारे पाठ्यक्रम की प्रत्येक बिंदु की बात आई है या नहीं आई है। जब आपको लग जाए कि आपके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में जो दिया गया है, उसके एक एक बिंदु को लेकर के हर बात जो है इन पुस्तकों में उपलब्ध है। हो सकता है किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा हो, किसी में विशेष हो, किसी में सामान्य हो, लेकिन आप लोगों के पास में वो हर बिंदु की विषय वस्तु होनी चाहिए। ये मिलान कर लिया। ये मिलान करने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए पिछले में, जैसे 2-3 परीक्षाओं के पेपर भी हमने ले लिए, तो उनमें जो प्रश्न पूछे गए उनको पाठ्यक्रम से मिलान कीजिए। पाठ्यक्रम से मिलान करने का मतलब क्या है और कैसे करना है? पाठ्यक्रम से मिलान ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास में जो पेपर हैं वो हैं 3 पेपर हैं, 1, 2 और 3 पेपर हैं किसी भी परीक्षा के। आपके पाठ्यक्रम के अंदर जो बिंदु लिखा हुआ, पाठ्यक्रम में बिंदु लिखा हुआ है बिंदु नंबर 1। अब आप देखिए, ये बिंदु नंबर 1 जो है, इसके अंदर पहली बार परीक्षा हुई तब भी यहां से प्रश्न आया, दूसरी बार हुई तब भी यहां से प्रश्न आया, तीसरी बार हुई तब भी यहां से प्रश्न आया। यानी 3 परीक्षाओं के पेपर आपके पास में, और तीनों बार पहले बिंदु से टॉपिक जो दिया हुआ उससे प्रश्न पूछे गए। उसके बाद में दूसरा बिंदु देखिए आप, दूसरा बिंदु आपके पास में है। आपने देखा कि इस दूसरे बिंदु में से पहली बार जब एग्जाम हुआ तब प्रश्न आया, लेकिन दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार भी नहीं आया, या 2 बार आया, 1 बार नहीं आया। यहां आपको ऐसा जब सभी बिंदुओं के साथ में आप करोगे तो आप लोगों को इस बात का आइडिया हो जाएगा कि मेरे पाठ्यक्रम में टोटल मान लीजिए 20 अपने टॉपिक हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 10। टॉपिक 20 से प्रश्न कितने आते हैं उसमें से 10। जैसे मान लीजिए 1st ग्रेड की हम बात करें, उसके अंदर इतिहास में मान लो राजस्थान इतिहास में 20 बिंदु हैं
और राजस्थान इतिहास के मान लो 4 प्रश्न आते हैं, तो बिंदु तो कितने हैं 20 और प्रश्न आते हैं 4। तो कैसे पता चले कि कहाँ से ज़्यादा आते हैं? तो वो स्पष्ट करने के लिए ये पैटर्न सबसे अच्छा रहता है, जिसमें आपको पता लग जाएगा। जैसे अब 10 प्रश्न आते हैं मान लो 20 टॉपिक में से, तो इसमें से कोई 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से हर बार प्रश्न आ रहा है। निश्चित रूप से ऐसे मिलेंगे आपको, 100% ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिनमें हर बार प्रश्न आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से 5 प्रश्नों का आइडिया तो आपको हो गया कि ये 5 बिंदु तो मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि इनमें से तो एक प्रश्न आएगा ही आएगा। अब एक एक करके 5 प्रश्न आपके पूरे, अब बचे 5 प्रश्न। अब जो 5 प्रश्न बचे उनके अंदर भी आप देखेंगे कि 5 में से हो सकता है 2 प्रश्न ऐसे हों जो किन्हीं 4 टॉपिक में से आ रहे हो। कोई 4 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हीं में से ये प्रश्न 2 प्रश्न बार बार आ रहे हो, कभी इसमें से कभी इसमें से कभी इसमें से। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको 7 प्रश्नों का आइडिया हो गया कि 7 प्रश्न जो है टोटल 9 टॉपिक में से आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 9 टॉपिक पढ़ने से आपके 7 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। अब आपके पास में प्रश्न बचे इधर 3 और टॉपिक बच गए 11। अब आप बताइए, आप अगर मेहनत करते हैं और इन 9 टॉपिक को बहुत अच्छा कर लेते हैं और ऐसा बना लेते हैं कि इनसे बाहर कुछ भी आएगा तो आप कर लेंगे, इनसे बाहर कुछ बचा ही नहीं है, जो भी पूछा जाएगा आप कर लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि आपने 10 में से 7 प्रश्नों की यानी 70% प्रश्नों की तैयारी तो इतनी बेहतर कर ली कि कुछ भी पूछेगा तो आप कर लेंगे। अब आपके पास में बचे 11 टॉपिक और प्रश्न बच गए 3, और इन 11 टॉपिक में से 3 प्रश्न आते हैं, कभी इसमें से कभी इसमें से। इनकी आप तैयारी जिस लेवल तक कर सकते हैं, जितना समय दे सकते हैं उतना दें, लेकिन बहुत ज़्यादा समय इनमें खर्च नहीं करें, क्योंकि इनमें अगर आप सर खर्च करेंगे 9 टॉपिक में तो आपके 7 प्रश्न तो इनमें से आने आने। मेरा कहने का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम में दिए गए टॉपिक्स में से उन टॉपिकों को आपको छांटना है इस प्रक्रिया से जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए आपके पास में पाठ्यक्रम में टोटल 100 टॉपिक दिए हुए हैं, 100 में से आपको 50 ऐसे टॉपिक मिल गए जिनमें से तो 70% पेपर आता है और 50 में से बाकी 30% पेपर आता है। तो सबसे पहले हमें उन 50 टॉपिकों को ऐसा बना लेना है, इतना अच्छा बना लेना है कि वहां से आने वाला कोई प्रश्न हमारा गलत होने की बिल्कुल संभावना नहीं हो। और जब वो हमारे लिए बहुत अच्छे हो जाएं तब फिर हमें आगे के 30% टॉपिक के ऊपर अपने समय को लगाने की आवश्यकता है। अब ये हो गया पहला हमारा मजबूत तरीका जिससे हम बहुत अच्छी मजबूती के साथ में अपनी तैयारी कर सकते हैं। 70% तक हम अपने प्रश्नों को सही करने का कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है? सेकंड नंबर पर आपको तैयारी के लिए करना दोस्तों, जो आपके पेपर्स में प्रश्न पूछे गए, जैसे आपको पिछले 3 पेपर आपके पास में अभी हम बात कर रहे थे, इन 3 पेपरों में जो टॉपिक कोई सा भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर से आपको पता चला कि इस टॉपिक में से तीनों बार प्रश्न आए, तीनों परीक्षाओं में प्रश्न आए। अब इस टॉपिक में से 3 बार जो प्रश्न आए वो तीनों अलग अलग तरह के आए। आपको क्या करना है, इन तीनों प्रश्नों को तो लिखना ही लिखना है पहले टॉपिक के साथ में। पहले टॉपिक को आप पढ़ो ध्यान से, उसको ध्यान से पढ़ने के बाद में इस पहले टॉपिक में से 3 बार जो प्रश्न आए उन तीनों प्रश्नों को लिखो, उनके उत्तरों की जांच करो कि आपने जो पढ़ा उसके अनुसार विकल्प में दिए गए थे वो उत्तर हैं या नहीं है, और वहां तक आप पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब आप कंफर्म हो जाएं कि वहां जो विकल्प दिए गए थे वो मेरी पढ़ाई में आ रहे हैं और मैं सही विकल्प तक पहुंच सकता हूं अगर ऐसे प्रश्न दोबारा पूछे जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, इस टॉपिक में से खुद को 2 गुने प्रश्न बनाने। जैसे 3 प्रश्न आपके पास में है तो प्रत्येक प्रश्न के 2 गुना मतलब 6 प्रश्न आपको बनाने, खुद को बनाने उससे। जैसे कोई भी टॉपिक है तो उसमें 3 प्रश्न तो आपके आए हुए हैं आपके पास में, और अब आपको प्रत्येक एक प्रश्न के एवज में 2 बनाने, मतलब 6 प्रश्न आपको बनाने। अब देखो 3 प्रश्न तो आपके पहले आए हुए आपके पास हो गए और 6 प्रश्न ये हो गए। टोटल आपके पास में कितने प्रश्न हो गए उस टॉपिक के? 9 प्रश्न हो गए। एक बार आपको ये पूरे पाठ्यक्रम के लिए कर लेना है, यानी आपके 100 टॉपिक हैं तो 100 के 100 टॉपिक में से जहां जहां से जैसे जैसे प्रश्न पहले आए हुए, जितने प्रश्न आए उनके 2 गुने बनाने। मान लो कोई एक टॉपिक है जिसके अंदर एक ही प्रश्न आया 3 बार में,
तो वहाँ 2 ही बनाइए आपकी, एक ही आया इसका मतलब ये महत्वपूर्ण था, अब ये 2 और चीज़ें महत्वपूर्ण है, ये 2 प्रश्न और आ सकते हैं। एक टॉपिक में से मान लीजिए 3 बार में ही 5 प्रश्न आ गए, कई बार होता है एक ही बार में 2 प्रश्न आ जाते हैं एक ही टॉपिक में से, तो आप देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ से आप जो 10 प्रश्न बनाइए। ऐसे करके आप टोटल प्रश्नों के दोगुने प्रश्न बनाएंगे, तो मान लीजिए आपके पास में 150 प्रश्न हैं एक पेपर में, एक पूरे पाठ्यक्रम के। अब मान लीजिए 3 पेपर आपके पास में हैं, तो आपके पास में 450 प्रश्न हो गए। 450 प्रश्नों के 2 गुणे का मतलब हो गया आपने 900 प्रश्न बना लिए खुद के। एक तो ये ध्यान रखो, ये जो 450 प्रश्न जो पहले की परीक्षाओं में आए हुए हैं वो तो आप कभी नहीं भूलते, वो तो आपको याद रहते ही रहते हैं। इसके बाद जो 900 प्रश्न आपने बनाए वो आपने खुद ने बनाए हैं, खुद ने तैयार किए कि ऐसा प्रश्न आ सकता है। वो 900 प्रश्न भी आपको जिंदगी में कभी भुलावे में नहीं जाएंगे, विस्मृति में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपने खुद ने बनाए हैं, खुद ने तैयार किए। और जब आपने खुद ने तैयार किए ये 900 प्रश्न, तो ये तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद में ये 450 प्रश्न पहले की परीक्षाओं में आए हुए वो आपको याद हैं। अब आपके पास में देखिए आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यहां पर 900 और 450 मतलब 1350 प्रश्न ऐसे हो गए जो आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम की आत्मा है, पूरे पाठ्यक्रम की जान है, क्योंकि जो आए हुए वो प्लस आपने बनाए खुद ने सोच समझ के। वो ये प्रश्न यदि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्मृति में रख लिए तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बड़ा होगा, आपकी तैयारी इतनी मजबूत होगी कि आपको खुद को लगने लगेगा कि मैं सफल होने वाला हूं। उसके बाद में आप लोगों के पास जो वक्त बचता है उस वक्त के अंदर आपको अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ना चाहिए, और फिर उसके बाद में वहां से और क्या नई चीजें हो सकती है, नए प्रश्न हो सकते हैं, वो तैयार करने चाहिए। अगर आपने इस प्रकार से अपनी तैयारी को धार देने की अभी से शुरुआत कर दी, तो जो मैंने अब तक आपको बताया प्रोसेस, अब तक जो कार्य बताया, इस कार्य को करने में मुझे जहां तक लगता है आप लोग 2 माह में इस काम को कर सकते हैं। और दोस्तों अभी 2 माह में कोई परीक्षा होने वाली नहीं है, ये काम आप मात्र 2 महीने में कर सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, किसी की भी 2 महीने में आप इस काम को कर सकते हैं। और जब 2 महीने में आप ये काम करके अपने आप को 70% कॉन्फिडेंस में ले जा सकते हैं, तो बाकी जो आपके पास समय बचा है उसमें आपका बचा हुआ 30% कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो जाएगा थोड़ी सी मेहनत से, क्योंकि अब आप में सकारात्मकता कूट कूट के भरी होगी। अगर आपने ये प्रोसेस अपनाया, उसके बाद में आपने बचे हुए समय को वापस बार बार रिपीट करने में, नई चीज़ों को समझने में, जिनको आपने पहले छोड़ दिया, जिसमें सोचा इसमें से प्रश्न नहीं आया तो अभी इसकी बात नहीं करेंगे, उन कंसेप्ट को समझने में लगाया, तो आपको सफल होने से किसी भी स्थिति के अंदर कोई नहीं रोक पाएगा। आप निश्चित मान के चलिए सफल होंगे। पर ये पूरा प्रोसेस आपको पूरी आत्मा से, पूरे इंटरेस्ट से, पूरी रुचि से अपनाना है। यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो अभी हमने बात करें कि खुद को 900 प्रश्न बनाने मान लो, तो ये 900 प्रश्न बनाने हैं। ये 900 प्रश्न कब है? जब रीट का पेपर जिसमें 150 प्रश्न आते हैं, मान लो इसकी जगह आप यूँ समझ लीजिए आपके मान लीजिए ग्रेड फर्स्ट का पेपर है, उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में, तो आप लोगों को फर्स्ट पेपर के अंदर 75 के अनुसार अगर 3 पेपर आपके पास में है तो 250 के हिसाब से उसको देखना पड़ेगा। कितने आप बना सकते हैं? 250 प्रश्न आपको बनाने हैं। ज़्यादा उसके अंदर आपको ये नहीं करना, इतना भी आप बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक और आपको इसके साथ में ध्यान रखना है, केवल एक पेपर को लेकर के आपको अपनी तैयारी को मजबूत नहीं करनी है। जैसे ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के अंदर मान लीजिए 2 पेपर हैं, तो दोनों पेपर हमारे मजबूत होने चाहिए। थर्ड ग्रेड में भी हमारे सब्जेक्ट भी होता है और दूसरा पेपर भी होता है, तो वो हमारे मजबूत होने चाहिए। पिछली परीक्षाओं में बहुत सारे प्रतियोगी ऐसे हैं जिनको एक पेपर में बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन दूसरे में जब वो 40% नहीं ला पाए, तो ऐसी स्थिति में वो उन लोगों से पिछड़ गए जिनके भले उनके टोटल एवरेज नंबर कम है, लेकिन दोनों विषयों के अंदर 40% से ज़्यादा उन्होंने प्राप्त कर लिए। तो ये भी आपको प्रारंभ से ही ध्यान देना है। कहीं ऐसा नहीं है कि हम एक विषय के अंदर या एक क्षेत्र में बहुत अच्छे हो जाएं और दूसरे में हम पिछड़ जाएं। आप लोग इस प्रकार से अपनी तैयारी शुरू कर दें, फिर इसके बाद में आप लोगों की एनर्जी लेवल में जब अंतर आए तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ा दें। आपको लगे कि इससे हमें काफ़ी एनर्जी मिली है, तो आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं।
पढ़ने के टाइम को बढ़ा सकते हैं, सब्जेक्ट को जिन टॉपिक को आपने छोड़ दिया प्रश्न पत्र के आधार पर उनको वापस आप तैयार कर सकते हैं। ऐसा आप करेंगे तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना पाएंगे। सफलता आपसे दूर नहीं जाएगी बल्कि आपके नज़दीक आने लगेगी। आपको खुद को लगने लगेगा कि हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। दोनों सब्जेक्टों को लेकर के आपको मेहनत करनी है, जो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं। बाकी लोग भी अपनी तैयारी को उसी प्रकार से मजबूत बनाएं। हर विषय को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अभी वैकेंसीज आप लोगों के सामने है कि आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की भी, सेकंड ग्रेड की भी, रीट के लिए भी जो है विज्ञापन आने की संभावनाएं बनी हुई है, थर्ड ग्रेड भी होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन परीक्षा कब होगी, विज्ञापन कब आएगा, इसका इंतज़ार आपको नहीं करना चाहिए। आप लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तैयारी आप किसी भी माध्यम से करें, तैयारी करने का अपना तरीका होता है। आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी काफ़ी सफलताएं मिलती है। आप किसी संस्था को ज्वाइन करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा तैयारी करने का जो माध्यम है वो मजबूत होना चाहिए। तैयारी करने का तरीका जो है मजबूत होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज जो बातचीत की उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा और इसको समझ करके अगर वो तैयारी करेंगे तो अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। और फिर नई जानकारी के साथ में मिलते हैं। धन्यवाद।